इसके वन के सन में बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग फिर से अपने टॉपिक्स को स्विच कर रहे हैं फ्रॉम फिजिक्स टू मैथमेटिक्स एंड टुडे विल बी लर्निंग अबाउट फूरियर सीरीज व्हिच इज अ रियली इंपॉर्टेंट कांसेप्ट व्हेन यू आर लर्निंग फर्दर क्वांटम मैकेनिक्स या फिर एडवांस्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो जब ऐसे एडवांस टॉपिक्स आप पढ़ोगे, एडवांस्ड फिजिक्स को पढ़ोगे, तो ऑफन आपको कुछ फंक्शंस को सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सीरीज आप में होती है टेलर सीरीज। लेकिन जब आप किसी भी फंक्शन को टेलर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, देन द थिंग इज कि इट नीड्स टू बी कंटिन्यूअस। वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कि एलिमेंट्री कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। द थिंग इज कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स या फिर साइन एक्स या फिर कॉस एक्स ऐसे सीरीज को तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इफ देयर इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, सो इफ इट हैज सम फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, इट इज इंपॉर्टेंट कि डिसकंटिन्यूटीज फाइनाइट होनी चाहिए एंड देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ दोस फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। देन इस फंक्शन को हम लोग किसी टेलर सीरीज या फिर मैक्लॉरिन सीरीज, which is basically nothing, just a Taylor series, just a Taylor expansion about zero on the graph के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो वी रादर चूज टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीरीज वी आर टू डिस्कस हियर राइट हियर। तो इसे फूरियर सीरीज कहते हैं एंड द थिंग इज कि फूरियर सीरीज, अगर किसी फंक्शन को एज अ फूरियर सीरीज आप एक्सपैंड करते हो, सो अगर उसमें डिसकंटिन्यूटीज हैं, इट डजंट मैटर, यू कैन स्टिल एक्सपैंड इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सीरीज। सो दिस इज व्हाट मेक्स इट पर्टिकुलरली स्पेशल एंड द थिंग इज कि ये आपकी एक साइंस एंड कॉस फंक्शन का सम होता है, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। यहां पे आप आज साइन फंक्शन यूज करोगे एंड कॉस फंक्शन यूज करोगे, नॉट वन एंड वन, just there will be sine functions, there will be cos functions, in सबके sum you will have it right here and that will be the Fourier series of this particular function। कोई भी function fx हो गया तो इसमें you will be forming some sine functions, some cos functions, उनके there will be the sum of these functions। तो exactly पहली चीज हमें देखना है कि इसके भी कुछ restrictions है, कुछ conditions जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को सेटिस्फाई करने होते एंड देन ओनली यू कैन बेसिकली एक्सपैंड दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ फूरियर सीरीज। जो कंडीशन टेलर सीरीज में होता है, टेलर एक्सपेंशन में, तो वहां पे पहली चीज ही आ जाती है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट हियर इट नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। यहाँ पे ये जो एफ एक्स है हमारा, बेसिकली पहली चीज की एक पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, इट शुड बी अ पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एक साइन फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है, एक बेसिकली ऐसी कोई भी आपके पास काइंड का फंक्शन है जस्ट लाइक साइन एंड कॉस जो कि पीरियोडिक होते हैं। सो आप आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ वैल्यूज, इनकी ये जो भी वैल्यूज हैं आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इनकी वैल्यूज फिर से रिपीट करते हैं, सो दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, ओके, देन यू आर गुड टू गो। नॉट एग्जैक्टली, कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होने चाहिए, देयर माइट बी discontinuities but that should be only a finite number of finite discontinuities। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। सो these are some basic requirements, you can look up for whatever more requirements there are in any textbook। Here we are mainly discussing about the general how you expand a particular function, कि provided that आपको पता है कि Fourier series के requirements क्या है, इसके फॉर्म क्या है, how do you exactly expand this thing। तो अब हम लोग सीधे अपने स्ट्रेट अप इक्वेशन देखते हैं, सिंस वी आर अगेन डिस्कसिंग इट फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो विल नॉट डीपली गो इनटू द डेरिवेशन, वी आर नॉट एग्जैक्टली गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन इटसेल्फ। हम लोग सीधे इक्वेशन देखते हैं कि हाउ डू यू एक्सपैंड अ फंक्शन f of x in the form of a series। so first thing you have to do is you have a term a naught over 2 प्लस में हो गया summation from r equals 1 to infinity ar cos of 2 pi r ओवर यहाँ पे L हो गया x प्लस बी आर साइन ऑफ 2 पाई r ओवर L x। तो ये जो हमारी एक्सपेंशन बनती है, दिस is just the Fourier series of this function of f of x।
नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे आप r इक्वल्स 1 से इंफिनिटी तक एक रेंज ऑफ वैल्यूज देखते हो. जस्ट द all natural numbers, r has taken the values of all these natural numbers from 1 to infinity. ये r है कहाँ? This is where it lies in the inside the argument of this cos and inside the argument of this sin. ये ar br and a naught exactly है क्या? तो ये जो a naught ar and br आपको दिखते हैं, these three are what you call the Fourier coefficients. एंड इन्हें हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है. एंड वंस यू इवैल्यूएट द फोरियर कोएफिशिएंट्स जिनकी वैल्यूज एक्चुअली आर की वैल्यूज पे डिपेंड करती है, ओनली आफ्टर दैट कैन यू बेसिकली एक्सपैंड दिस सीरीज इन द फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज. तो इन्हें बेसिकली आप फाइंड कैसे करोगे? हाउ डू यू एग्जैक्टली फाइंड द फोरियर कोएफिशिएंट? उनके डेरिवेशन वी कैन इजीली लुक रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग. सो यू कैन जस्ट take it for granted you have been given this particular equation. आपको expand करने, we are again shooting this video from a physics point of view कि हमें physics पढ़ना है, and in physics we have to learn what exactly a Fourier series is, or rather how more than that how do you expand a series या फिर a function into a Fourier series. Then let's go on with how you exactly compute the Fourier coefficients. देन फोरियर कोएफिशिएंट्स आप कुछ ऐसे कंप्यूट करते हो कि ये आपके पास f ऑफ x, ये एक फंक्शन तो है, आप दिस फंक्शन f ऑफ x जैसे एक फोरियर सीरीज में एक्सपैंड करना है. व्हाट यू डू नाउ इज कि इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया कोसाइन ऑफ 2 पाई p ओवर l एंड x, एंड इसे इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x. अब इंटीग्रेट किया, हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी लगानी है from let's say a value x naught to a value x naught plus l. ये l exactly है क्या? This l is the period of this particular function. क्योंकि हमें पता है कि periodic function है, तो after certain interval of its argument ये खुद repeat होने लगेगा, इसके जो values हैं वो repeat होने लगेंगे. So let's say l is that period कि after l amount of this particular argument ये रिपीट होने लगेगा. सो इफ यू बेसिकली हैव f at x and f at x plus l, so it will be just the same thing. f at x naught and f at x naught plus l, it will just be the same thing, क्योंकि after x goes through ln 2l and 3l इसकी वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी. Then now what we can do is इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं and we'll do over here a naught over 2 इंटीग्रल ऑफ कॉस हो गया हमारा 2 पाई p ओवर l x dx. वही लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन x नॉट टू x नॉट प्लस l हम लोगों ने लगा दिया. नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे मैंने r एंड p यूज किया. दीज आर नथिंग बट जस्ट नंबर्स दैट यू हैव राइट हियर, पॉजिटिव इंटीजर्स. अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जीरो भी हो सकते हैं, देयर इज नो ट्रबल विद दैट. प्लस में अब मैंने ऐड किया ये वाला टर्म दैट यू गेट राइट हियर, तो समेशन इस टर्म पे भी हो रहा है, इस टर्म पे भी हो रहा है. देन यू विल सी द समेशन समथिंग लाइक दिस. ये अब हमारा हो गया द इंटीग्रल फ्रॉम x नॉट टू x नॉट प्लस l. इनफैक्ट पहले हम लोग समेशन लगा देते हैं. फर्स्ट यू हैव समेशन फ्रॉम r इक्वल्स 1 टू इंफिनिटी ar हो गया, देन इंटीग्रल x नॉट टू x नॉट प्लस l. यू हैव कॉस ऑफ 2 पाई r ओवर l x टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई p over l x dx. Then you have plus the summation from r equals 1 to infinity dr integral x naught to x naught plus l cos of, or here you have sine of 2 pi r over l x times cos of 2 pi p over l x dx. तो वी हैव गॉट फाइनली गॉट दिस एक्सप्रेशन. अब हमें बेसिकली करना क्या है कि अगर आप यहाँ पे एक चीज है, ये तो एक्सप्रेशन हमें मिल गया, वी कैन पुट सम बेसिक वैल्यूज ऑफ p एंड इवैल्यूएट द एक्सप्रेशंस फॉर दोस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ p. यहाँ पे अब बात आ जाती है कुछ प्रॉपर्टीज की ऑफ दिस Fourier series, of this Fourier expansion that we don't have to discuss much over right here. Rather, I am just going to tell you the property. क्योंकि वीडियो तो basically है what, how do you expand it into a Fourier series. If you want to exactly learn about Fourier series itself or the properties of Fourier itself, so that's a completely different thing.
तो यहाँ पे एक चीज अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो फूरियर सीरीज में जो आपके टर्म्स होते हैं कोसाइन एंड साइन, आई टोल्ड यू कि ये साइन एंड कोसाइन फंक्शंस के सम से बनते हैं। द रीजन इज कि अगर आप मान लो कि साइन फंक्शन हमें पता है कि एक ऑड फंक्शन है, कॉस फंक्शन ऑन द अदर हैंड एक इवन फंक्शन है, इसका मतलब कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स के इक्वल होता है। So when you put a negative of that particular, let's say, function or that argument, so you get negative times में this particular function operated on the positive value of the argument. वैसे ही जो cos होता है, cos of minus x cos of x के ही equal होता है. So even putting a negative value will yield you the same result as the positive value. That's an even function. कोई भी हमारी function होता है, कोई भी function आपके पास है, उसे as the sum of some part of an even function plus में an odd one represent किया जा सकता है. The thing is कि कोई भी आपके पास even function है, इसे as some sort of summation of cos function represent कर सकते हैं. odd function है तो summation of sin functions represent कर सकते हैं. We got that. तो since यहाँ पे एक overall function है तो उसे as sum of the even function plus odd function, मतलब summation of this summation of sin and cos functions represent किया जा सकता है. That is why we use the summation of sin and cosine functions. तो यहाँ पे अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. एंड व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज? पहली चीज कि यहाँ पे जो भी cos functions and sin functions आपको देखेंगे that often orthogonal. मतलब यहाँ पे मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में एक भी एक्सप्लेन किया था व्हाट डज ऑर्थोगोनल मीन, कि आपके पास मान लो स्टेशनरी स्टेट्स हैं जो कि आपको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिला, तो एक स्टेशनरी स्टेट दूसरे स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं. दैट इज द इंटीग्रल ऑफ वन स्टेशनरी स्टेट कॉन्जुगेट द स्टेशनरी स्टेट dx. अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक इवैल्यूएट करते हो इट विल कम आउट टू बी 0. अगर ये दोनों सेम स्टेशनरी स्टेट से, मतलब बेसिकली फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन wave function of the stationary state and integrate it with respect to x from negative to positive infinity, तब ये क्या आएगा? 1 आएगा. and it is represented by the Kronecker delta function. यहाँ पे वही चीज आप देख सकते हो कि जो इंटीग्रल होगा हमारा साइन ऑफ लेट्स से 2 पाई p, यहाँ पे मैंने ले लिया ओवर में l x dx टाइम्स cos, सॉरी dx यहाँ पे नहीं लगाते, फर्स्ट यू हैव cos 2 पाई r ओवर एल एक्स dx. तब ये अगर x नॉट से x नॉट प्लस l तक हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है, then this will give you the result 0. This will just get you 0 right here for what values of r and p? For all values of r and p. आपके पास कोई भी वैल्यू है r and p के लिए, this is just going to give you 0 right here. Okay? उसके बाद हमारी कुछ और बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं. द साइन ऑफ 2 पाई p ओवर l x टाइम्स में साइन ऑफ 2 पाई r ओवर l x dx फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी. अब यहाँ पे एक रेंज ऑफ वैल्यूज आपको मिलती है. नाउ व्हाट दिस विल बी के हियर यू माइट गेट अ 0 इफ p equals r and both of them equals 0. You might get here an L by 2. तो यहाँ पे एक हाफ L आपको मिल जाएगा अगर P and R दोनों इक्वल होते एंड दे आर ग्रेटर देन 0. यहाँ पे फिर से आपको 0 मिलेगा if P doesn't equal R. तो अगर हमारा P and R they don't equal each other तो आपको 0 मिला. दिस इज जस्ट कि ये वाला फंक्शन एंड ये वाला फंक्शन ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. यही चीज अगर आप देखते हो cos फंक्शन के लिए, सो इट इज अ लिटिल डिफरेंट. इनफैक्ट लिटिल डिफरेंट क्या, इफ यू लुक एट इट इट विल बी जस्ट समथिंग लाइक दिस कि अगर आपके पास यहाँ पे इंस्टेड cos है एंड यहाँ पे भी cos है, सो यू हैव cos ऑफ 2 पाई p ओवर l x cos ऑफ 2 पाई r ओवर l x. ये l by 2 if p equals r you'll still get there l by 2. if p doesn't equal r you'll still get there 0. if p and r both are 0 तब इस केस में ये सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है. rather you'll still get here l by 2. तो यहाँ पे अगर यही चीज cos है तो आपको वो l by 2 मिलेगा. so let me write here, ये मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, सॉरी दैट्स नॉट
It's rather x naught to x naught plus L, क्योंकि we often carry out these kind of integrals in quantum mechanics जहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना होता है. So I just confused it with that. x naught to L, x to x naught plus L, cos of हो गया 2 pi p over L x, cos of 2 pi r over L x dx. Now this is basically यहाँ पे L by 2 ही होगा for p equals r greater than 0. It will still be 0 for p doesn't equal r. अगर p and r एक दूसरे के इक्वल हैं and they are also equal to 0, तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तब आपको यहाँ पे L by 2 मिलेगा और p equals r equals 0. तो अब हमें बस यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करनी है इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. सो आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू इंडीड pause the video and rub some of this part. उसके बाद only we can proceed further with this Fourier series. Alright, and now we are back once again. अब हम लोग finally proceed करते हैं. So there wasn't in fact a lot to rub. Rather ये properties and equations हमें यहाँ चाहिए. तो now we'll proceed with this. अब हम लोग p की वैल्यू 0 रख लेते हैं. So you basically put p as 0 right here. And when you have p as 0, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे पहली चीज ये जो टर्म है दिस टर्म राइट हियर विल बिकम 1. इसका मतलब क्या? द इंटीग्रल फ्रॉम x नॉट टू x नॉट प्लस l ऑफ f ऑफ x dx. दिस इक्वल्स दिस ऑल वैल्यू दैट यू आर गेटिंग राइट हियर. तो ये इसके वैल्यू के इक्वल होगा. नाउ व्हेन यू एग्जैक्टली पुट p as 0, तब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा. या वह 0 राइट हियर. ये चीज सॉरी दिस इज इन फैक्ट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज. ये जो हमारी है ये सारी प्रॉपर्टीज हैं. सो आई डोंट हैव टू कंफ्यूज दिस विद द इक्वेशंस देमसेल्व्स. हाँ, अब यहाँ पे देखो कि हमारे ये वाला जो टर्म है सिग्मा r इक्वल्स 1 टू इंफिनिटी बी आर इंटीग्रल फ्रॉम x नॉट टू x नॉट प्लस l ऑफ दिस टर्म राइट हियर. एक तो साइन फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है. अब p एंड r की कोई भी वैल्यूज रखो, ये टर्म फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ p एंड r 0 ही रहेगा. तो दिस थिंग जस्ट बिकम्स 0 राइट हियर. ये जो हमारा कॉस है, अगर हम लोगों ने p को 0 रखा तो ये टर्म भी व्हाट यू गेट इज नथिंग बट 0. नाउ ओनली टर्म दैट रिमेन्स राइट हियर इज दिस वन. और सॉरी आई थिंक आई हैव मिस्ड अप दिस वन. हाँ, that will be in fact L if you put p and r equal to 0. This will be in fact equal to L. I do mess up a lot with these properties and equations. तो यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है ये तो 0 होगा ही. फॉर p equals 0 दिस टर्म बिकम 0. द ओनली टर्म दैट रिमेन्स ओवर हियर इज दिस. ये बचा क्या? दिस इक्वल्स L राइट हियर. मतलब व्हाट दिस बेसिकली बिकम्स इज a नॉट ओवर 2 टाइम्स में L. यहाँ से एक चीज जो हमें पता चल गया कि a नॉट शुड बी इक्वल टू 2 ओवर L टाइम्स में इंटीग्रल फ्रॉम x नॉट टू x नॉट प्लस L f ऑफ x dx. तो ये जो हमारा पहला फुरियर कोएफिशिएंट था a नॉट वो हमें मिल गया. व्हाट यू कैन डू नाउ इज यू कैन सेट दिस पर्टिकुलर थिंग. अब हम लोग यहाँ पे अपनी एक कंडीशन लगा देते हैं कि p इक्वल्स r एंड बोथ आर ग्रेटर देन 0. तो जब p एंड r इक्वल होंगे एंड दे आर बोथ ग्रेटर देन 0, द सेकंड कंडीशन दैट यू सी राइट ओवर हियर, तब इस केस में क्या होगा? इस केस में अगेन ये वाला जो टर्म है ये अभी भी हमारा बेसिकली 0 हो जाएगा. बिकॉज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r एंड p ये तो 0 ही होगा. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा ये जो p एंड r इक्वल है, यू हैव दिस बेसिकली टर्म दैट लीड्स राइट हियर. ये मेरा जो हो गया है इंटीग्रल फ्रॉम x नॉट टू x नॉट प्लस l f ऑफ x cos ऑफ यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 पाई r ओवर l x dx कर सकते हैं. And just using your brain a little, you can see this term equates 0. ये टर्म भी हमारा 0 हमेशा बेसिकली all values of p and r के लिए. Now this is the leading term that you get right here. जब p equals r and they are both greater than 0 होता है, तब ये टर्म किसके इक्वल होता है? this basically equals L half. ये L by 2 के इक्वल होता है. Now this basically becomes AR टाइम्स में AR over 2 टाइम्स में L हो गया. नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे आपको एक समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी दिख रहा है एंड वी आर इंडीड गोइंग टू नॉट यूज द समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी.
क्यों? क्योंकि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट द फूरियर कोएफिशिएंट्स एंड हमें पता है कि यहाँ पे वी हैव बीन डूइंग calculus in this, we have been doing some sort of summations or maybe some properties of the Fourier series in this. लेकिन when we have actually put p and r basically that are greater than 0 over here, हम लोगों ने क्या किया है, r को p की वैल्यूज पे सेट किया है, so that basically justified it. We don't even need to sum up right here. We have exactly put here कि p and r basically equal है and we are solving for that only, value only. So let's just put here this सब राइट हियर, दैट इज यहाँ पे हमारा r हो गया एंड वी जस्ट से कि ए आर किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 ओवर एल इंटीग्रल x नॉट टू x नॉट प्लस एल एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ 2 पाई r ओवर एल एक्स dx. तो ये हमारा सेकेंड फूरियर कोएफिशिएंट मिल गया. The thing is कि for all values of p and r ये टर्म हमेशा जीरो होगा and that is the reason यहाँ से आपको ये थर्ड वाला फूरियर कोएफिशिएंट br नहीं मिल सकता. So what you do for that? What you do is basically कि आपने यहाँ पे fx में cos की जगह sin of 2 pi p over l टाइम्स में x मल्टीप्लाई किया एंड फिर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया फ्रॉम x नॉट टू x नॉट प्लस l. एंड अगर आप यही चीज यही स्टेप्स फॉलो करते हो, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग कॉस यू मल्टीप्लाई साइन, उसके बाद आपको ये बी आर मिल जाएगा. एंड आई कैन जस्ट टेल यू राइट हियर कि ये जो बी आर होते हैं, यू कैन जस्ट अगेन ट्राई दिस थिंग कि आपने जैसे हम लोगों ने कॉस मल्टीप्लाई किया, आपने साइन विद द सेम आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई किया, देन यू शुड बी गेटिंग दिस रिजल्ट. इट इज 2 over l the integral from x naught to x naught plus l f of x times the sine of just this argument 2 pi r over l x dx. तो ये हमारे तीन इक्वेशंस बनते हैं एंड दीज थ्री इक्वेशंस बेसिकली दैट इज हाउ यू डिटरमिन द फूरियर कोएफिशिएंट्स. एंड यही कोएफिशिएंट्स हमारे उस इक्वेशन में रखने के बाद दैट इज प्रेजेंटेड यो समेशन में रखने के बाद you can have whatever kind of Fourier series that you want to. Still there is, we have barely scratched the surface यहाँ पे. तो how do you exactly expand a function in the form of a Fourier series? Again there are lots of Fourier things about Fourier series that we have yet to learn, but that may be presented like maybe in another video of mine. And that was all for today. Thanks for watching this video.